हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए विषय भूगोल कक्षा 9वीं पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप लोगों को पता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो मानो कि आपके पास में इस माह का खर्च उपरोक्त तालिका के अनुसार उसकी मासिक आय ₹20,000 है। आपकी आय और होने वाली वह इनका तालमेल स्थापित करने के लिए इस माह में उपरोक्त में से किस घटक को आप प्राथमिकता देकर निश्चित कीजिए। तो आपको यहाँ पे तालिका दी गई है। पेज नंबर 64 में देखिए। 64 में आप लोगों को 11 कॉलम दिए गए। तो 11 में से आपको बताया गया है कि दैनिक भोजन, नाश्ता, खाना आदि 6,000। उसके बाद में दूसरा, कपड़ों की जोड़ी खरीदना 2,000, विद्यालय साहित्य खरीदना 500 रुपए और वेद का खर्च 550 रुपए, मनोरंजन 500 रुपए, मोबाइल भुगतान 1,000 रुपया, फल सब्जियां खरीदना 1,000 रुपया, सार्वजनिक यातायात व्यय बचत बस, रेल, रिक्शा आदि 2,600 रुपए, बिजली का भुगतान 1,500 रुपए और पर्यटन 4,000 और बैंक का हफ्ता 3,000। तो इस प्रकार से आपका हो रहा है 22,550। जबकि आप लोगों को बताया गया है कि आपकी मासिक आय जो रुपए वो 20,000 है और आपको यहाँ पे उपरोक्त तालिका में बताया गया है कि आपका कुल टोटल 22,550 बन रहा है। अब वो 22,550 बन रहा है और आपकी मासिक आय है जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम 20,000 है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आपकी 22,250 रुपीज ये कहां से आएगा। मतलब आप लोगों को 2,250 ऊपर से डालना पड़ रहा है। इन शॉर्ट में आमदनी 98 और खर्चा रुपया बताया जा रहा है। तो ये सब आप लोगों को ये जो तालिका बताया गया है, तो ये जिस प्रकार से आपने खर्च आय व्यय जो किया गया है, तो अर्थशास्त्र आपको आय का व्यय करना सिखाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन आय व्यय अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। इसे ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। इन शॉर्ट में बताया है कि व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन आय व्यय अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। इसे ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। अर्थशास्त्र का यह संज्ञा ग्रीक भाषा के इकोनोमिया से बना हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अर्थशास्त्र ये संज्ञा ग्रीक भाषा के शब्द इकोनोमिया से बना है। इसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र में बहुत समानता है। समय, पूंजी, श्रम, भूमि और संसाधनों का उचित पद्धति से कैसे उपयोग करें, ये अर्थशास्त्र के कारण समझता है। इन शॉर्ट में कि असीमित आवश्यकताएं किस प्रकार दूर की जाती है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो यहाँ आप लोगों को अर्थशास्त्र जो संज्ञा ग्रीक भाषा के शब्द इकोनोमिया से बनी है, इसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन, मतलब फैमिली मैनेजमेंट। तो फैमिली मैनेजमेंट में अर्थशास्त्र में बहुत सिमिलरता बताता है कि किस प्रकार समानता होनी चाहिए। समय, टाइम, पूंजी, सोर्स ऑफ इनकम, श्रम, हमारी शक्ति, पावर्टी, भूमि, लैंड और संसाधनों जो रॉ मटेरियल्स वगैरह उनका कैसे उचित पद्धति से उपयोग किया जाना चाहिए, ये अर्थशास्त्र हमें समझाता है। इसलिए असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार दूर किया जाता है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो लियोनार्ड रॉबिन्स के मतानुसार असीमित आवश्यकताओं यानी लोभ तथा सीमित, दुर्बल और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे लियोनार्ड रॉबिन्स के मतानुसार असीमित आवश्यकताओं, लोभ तथा सीमित, दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र है। जिस प्रकार परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन होता है, उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन होता है। और भू प्रदेश का उत्पादन, वितरण, वस्तु सेवाएं का उपभोग, ये अर्थ व्यवस्था कहलाता है। तो इस प्रकार आपको बताया गया है कि लियोनार्ड रॉबिन्स ने बोला कि असीमित आवश्यकताओं को जो सीमित, दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्न का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र है। कहने का तात्पर्य ऐसा है, आप लोगों के पास में 50 रुपए में आप लोगों को खाना खाना है या सिनेमा देखना है। तो आपकी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो खाना खाना है और जो सिनेमा देखना है वो आपकी द्वितीयक है, मतलब वो आपकी जो नीडी है वो खाना खाना है और आपकी जो एक्सपेंशनल है यानी ऑप्शनल है वो है आप लोगों का सिनेमा देखना। तो यहाँ पर यही अर्थशास्त्र दिखाता है कि हमारी जो सिविल
संसाधन है, जो आवश्यकता है उसे पूर्ति करना चाहिए। उसके बाद में अर्थव्यवस्था के प्रकार बताया गया है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में दिया गया है कि जिस प्रकार परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन होता है उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन होता है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो विशिष्ट भूप्रदेश का उत्पादन वितरण, उसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उद्योग आदि से संबंधित उपकरण अर्थात अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए गए हैं। तो पहले है आप लोगों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन निजी व्यक्ति का शामिल होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब है प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करना ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे जर्मनी, जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य आदि देशों ने अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। तो यहाँ पर पूंजीवादी बात में बताया गया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब आप पैसा लगाओ और जितना चाहे मुनाफा कमाओ, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके श्रेय जर्मनी, जापान और अमेरिका को जाता है। तो ये जो देश है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी पूंजीवादी अवस्था में जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, जो साधन वगैरह स्पॉन्सर जो करते हैं, वो प्राइवेट व्यक्ति के ऑनरशिप में रहता है। वो चाहे जितना चाहे उतना वो एडवांटेज ले सकता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था आ रहा है। तो इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। इस पर सरकार का स्वामित्व होता है। सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे चीन, रूस आदि देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। तो यहाँ पे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे साम्यवाद कहलाता है, इसका श्रेय रूस को आता है। रूस के नक्शे कदम में चीन चलता है। तो इसमें बताया गया है कि सरकार उत्पादन के साधनों का स्वामित्व खुद रखती है और सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम प्राप्त करने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार चीन और रूस ने इसे स्वीकार किया, जो कि आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था। उसके बाद में मिश्र अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था सामाजिक और निजी क्षेत्र के साथ अस्तित्व से बनती है। इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का साथ संबंध रखा है। यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है कि सार्वजनिक और निजी यानी प्राइवेट और सोशलाइज दोनों मिलाकर सार्वजनिक और निजी के क्षेत्र अस्तित्व से बनती है। इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का साथ संबंध रखा जाता है। जैसे भारत, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आदि ये देशों ने अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। तो भारत देश ने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। ये हो गया आप लोगों का अर्थव्यवस्था के प्रकार। उसके बाद में एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 में उनके द्वारा लिखित राष्ट्र की संपत्ति में अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। नेशन ऑफ वेल्थ, राष्ट्र की संपत्ति में अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। तो इसे सदैव याद रखिए, अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। विविध व्यवसाय, वित्त, आपूर्ति, प्रशासन, कानून, उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्रों में अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। मानव के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण बताया गया कि हमारी आर्थिक नीति अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर ले जा रही है। वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीक की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर जा सकता है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक साथ एक समान है, जिसमें मुक्त व्यापार होता है तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी देश किसी भी देश के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आहार व्यवहार कर सकता है। उसके ऊपर कोई टैक्स कर वगैरह जो आयात और निर्यात के जो टैक्स वगैरह है वो सब माफ कर दिया जाता है और उसमें से उसे ओपन डोर पॉलिसी के तहत वो बिजनेस कर सकता है। उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थव्यवस्था के कार्य दिए गए हैं। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है कि फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य निश्चित होते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य के अनुसार है, ये निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। तो आप लोग बताया जाता है कि जहां पर पब्लिक डिमांड होती है वो ही चीज को हमें उत्पादन प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे अर्थव्यवस्था आपको बताता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था प्रमुख कार्य निश्चित करते हैं कि ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा उत्पादन कितना बनाना है। उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना है। जिस प्रकार आप लोग जो भी उत्पादन प्रोडक्ट वगैरह बना रहा है तो कम से कम पैसों में यानी ज्यादा सेविंग करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक वितरण करना चाहिए। जो हमारा नेशन वाला जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको जो वितरण जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो समाज को आर्थिक वितरण समान करना
रखना चाहिए, भविष्य में आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढकर रखना चाहिए। तो फ्यूचर में आप लोगों की जो आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आपने उसके उपाय ढूंढते रखना चाहिए, ताकि आपका बुरे दिन वगैरह है तो उसके आप निकाल सके। उत्पादन किसके लिए करना है, संदर्भ में निर्णय लेना है। इस प्रकार आसीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि आज हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो हम पूरी तरह से कृषि एग्रीकल्चर यानी खेती के ऊपर डिपेंड करते, तो हमारा प्राथमिक व्यवसाय कृषि कहलाता है। और हमारा भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, तो हमारे पूरे व्यवसाय खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर अच्छी तरह से खेती वगैरह तो सारे जितने भी व्यवसाय सब पूरे मार खा जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो बोन मेरो उसे कृषि को कहा जाता है, बिजनेस को कहा जाता है। जिस प्रकार की नींद की हड्डी में हम खड़े होते हैं, उसी प्रकार हमारा कृषि जो खेती बाड़ी है उसके ऊपर पूरे व्यवसाय डिपेंड होते हैं। तो वो व्यवसाय किस प्रकार करना है वो अर्थशास्त्र हमें समझाता है। तो इस प्रकार आप लोगों को बताया गया है कि अर्थशास्त्र का परिचय। तो यहाँ आपको कैसे जीवन यापन करना है, आपके पास में 20,000 रुपए आप महीना सालाना या समझ लो महीने पर जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम 20,000 रुपए हो रही है और आप लोग 22,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 2,000 रुपए ऊपर से कैसे लाएंगे आप लोग। तो वो ही आप लोगों को अर्थशास्त्र समझाता है किस प्रकार से हमने आय व्यय वगैरह करना है और सेविंग कैसा करना चाहिए। तो यहाँ ये बताया गया कि आपको पता है कि व्यापारी लोग किस प्रकार से व्यापार करते हैं, तो व्यापार कैसे करना ये भी अर्थशास्त्र में बताता है। तो यहाँ पर आप लोगों का विषय भूगोल कक्षा 9 पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय यहाँ खत्म हुआ। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप इसे समझेंगे और अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।